नमस्कार दोस्तों, मैं गोपाल तिवारी आप सबका अपने परिवार जीटी क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। वेस्ट एशिया के दो बहुत अमीर और बड़े देश और कहीं ना कहीं धनी देश, एक है इजराइल और एक है यूएई और एक है इजराइल। इन दोनों के देश में कहीं ना कहीं पीस टॉक लगभग कंप्लीट हो चुकी है और एक और कहीं ना कहीं पहली बार किसी अरब जो पूरा पूरा अरब पेनिनसुला है उसके द्वारा पहला ऐसा देश है जिसके द्वारा कहीं ना कहीं इसराइल को कहीं ना कहीं रिकॉग्नाइज किया गया है। अभी तक यूएई ने इसराइल को रिकॉग्नाइज नहीं किया था और अब जाकर के इसराइल को रिकॉग्नाइज कर लिया गया है। तो क्या है पूरी खबर, क्या है इसमें अमेरिका की भूमिका, किस प्रकार से ये चीजें हुई हैं, सब कुछ जानने को आपको मिलेगा। बने रहिए मेरे साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें। इसी के साथ वीडियो को लाइक भी कर लें। तो क्यों है ये न्यूज़ में, तो अमेरिका के प्रेसिडेंट के द्वारा हाल ही में अनाउंस किया गया कि इजराइल और यूएई के द्वारा कहीं ना कहीं एक पीस एग्रीमेंट साइन कर लिया गया है और कहीं ना कहीं फुल डिप्लोमेटिक टाइज पूरे तरीके से। अभी तक क्या था, एक दोनों देशों के बीच में किसी भी प्रकार का बातचीत नहीं होती थी क्योंकि डिप्लोमेट्स एक दूसरे के देशों में नहीं बैठते थे। किसी भी प्रकार में एक दूसरे के देश में आवाजाही वगैरह होने लगभग बैन सी थी, कोई एक देश दूसरे देश में नहीं जाता था। यहाँ तक कि आज तक इजराइल के जो प्रधानमंत्री और जल्दी आपको ये पहली बार यूएई की विजिट करते हुए दिखेंगे। इसके अलावा यूएई के जो क्राउन प्रिंसेस हैं वो भी जल्दी यूएई की विजिट करते इजराइल की विजिट करते हुए आप लोगों को दिखेंगे। इसी के साथ जो यूएई है और इजराइल है वो अमेरिका के काफ़ी क्लोज एलाई हैं, जो कि वेस्ट एशिया में पूरा का पूरा वेस्ट एशिया में जो एलाइज हैं उनमें यूएई और इजराइल भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं यूएसए के लिए। तो इसीलिए ये खबर अगर दुनिया के सामने आई तो सबसे पहले कहीं ना कहीं उस खबर को डोनाल्ड ट्रंप ने दिया और डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट करके ये जानकारी पूरे विश्व को दी। ह्यूज ब्रेक थ्रू टुडे, एक जबरदस्त तरीके का एक ब्रेक थ्रू हुआ है। क्या हुआ? हिस्टोरिक पीस एग्रीमेंट बिटवीन आवर टू ग्रेट फ्रेंड्स इजराइल एंड यूनाइटेड अरब अमीराट्स। इसको अमीरात भी बोला जाता है, संयुक्त अरब अमीरात भी बोला जाता है, यूएई भी बोला जाता है, बहुत सारे इसके अलग अलग नाम हैं। और जो यूएई के जो क्राउन प्रिंसेस है उनके द्वारा भी बोला गया है कि ड्यूरिंग अ कॉल विद प्रेसिडेंट ट्रंप एंड प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू एन एग्रीमेंट वाज रीच्ड टू स्टॉप फर्दर इजराइल एनेक्सेशन। मतलब इन्होंने कहा है कि कहीं ना कहीं ये एग्रीमेंट साइन हो रहा है और अपने अंतिम चरण तक पहुंच रहा है, क्योंकि अब इजराइल ने प्रॉमिस किया है कि वो कहीं ना कहीं जो पैलेस्टाइन में जो लगातार उनकी टेरिटरी का एनेक्सेशन करता आ रहा था, कैसे एनेक्सेशन कर रहा था वो आपको आगे दिखाऊंगा। तो और आगे कहा है कि द यूएई एंड इजराइल आल्सो एग्रीड कॉपरेशन एंड सेटिंग अ रोड मैप टुवर्ड्स एस्टेब्लिश अ बायलैटरल रिलेशनशिप। तो कहीं ना कहीं आगे जाकर के ये पूरे के पूरे विकास के ऊपर काम करेंगे और कहीं ना कहीं एक नया रोड मैप लाएंगे जिससे दोनों देशों के जो बायलैटरल रिलेशनशिप है वो कहीं ना कहीं आगे बढ़े। और कहीं ना कहीं इजराइल ने प्रॉमिस किया है कि जो आने वाले समय में जो पैलेस्टाइन का जो कहीं ना कहीं जो लगातार एनेक्सेशन उसके लैंड का लगातार उसकी जो टेरिटरी है उसका लगातार एनेक्सेशन करता आ रहा था, उसको जमीन को हड़पता रहा था, उसको कहीं ना कहीं वो रोक लगाएगा। तो ये है कहीं ना कहीं पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट एरिया या वेस्ट एशिया जिसको बोलते हैं, इसको वेस्ट एशिया भी बोला जाता है इस पूरे के पूरे रीजन को, और कहीं ना कहीं मिडिल ईस्ट भी बोला जाता है। अब मिडिल ईस्ट क्यों बोला जाता है, वेस्ट एशिया क्यों बोला जाता है, क्योंकि देखिए एशिया के ये वेस्ट में पड़ता है पूरा का पूरा एरिया, इसीलिए इसको वेस्ट एशिया बोला जाता है। लेकिन होता क्या था कि यूरोप से जब इसको देखते थे तो ये मिडिल ईस्ट में पड़ता था, इसीलिए इसको मिडिल ईस्ट भी बोला जाता था, क्योंकि उस टाइम पे इस एरिया को मिडिल ईस्ट के नाम से ही पूरा का पूरा जो एरिया है वो मिडिल ईस्ट के नाम से ही जाना जाता था। एक सेकंड में इसको थोड़ा सा क्लियर कर लूं। हाँ, ओके। तो क्या हुआ है कि ये दो देश हैं। पहला देश है यहाँ पर, ये है इजराइल और ये है कहीं ना कहीं यूएई। ये पड़ता है यूएई और ये पड़ता है इजराइल। तो इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं क्लोज टाइज आज की डेट में हो गए हैं। और अभी तक 1971 में जब ये यूएई बना और 1948 में ये बना तो कहीं ना कहीं यूएई ने कहीं ना कहीं इजराइल को रिकॉग्नाइज ही नहीं किया। बहुत सारी कंट्री आज भी कहीं ना कहीं इजराइल को रिकॉग्नाइज नहीं करती, इनमें से टर्की भी है, अर्मेनिया भी है और ईरान भी है, पाकिस्तान भी है। बहुत सारे देश हैं जो कहीं ना कहीं इजराइल को आज तक, उनमें से ओमान भी है, सऊदी अरबिया भी है। अभी तक मैं आपको लिस्ट में दिखाऊंगा कि कौन कौन इसको कहीं ना कहीं मिडिल ईस्ट में कौन कौन इसको रिकॉग्नाइज करते हैं। इनके ज़्यादातर जो व्यापार होते हैं इसराइल के वो चीन, अमेरिका और पूरे पूरे यूरोपियन कंट्री के साथ ज़्यादातर आपको देखने को मिलते हैं। तो ये है कहीं ना कहीं इसराइल का जूम इन मैप। एक सेकेंड, ये है इसराइल पूरा का पूरा
इसराइल पड़ता है, ये इसके बगल में सीरिया है, ये जॉर्डन है, ये कहीं ना कहीं आपको इजिप्ट देखने को मिलता है। और ये जो एरिया है वो है गोलन हाइट्स का। गोलन हाइट्स पे भी कहीं ना कहीं इसराइल है वो अपना कहीं ना कहीं ये बताता है कि गोलन हाइट्स पे मेरा एरिया है, और इस एरिया पर कहीं ना कहीं वो अपना एकाधिकार, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं इसराइल के पास समस्या क्या है, पानी नहीं है, पीने का पानी बहुत ही लिमिटेड मात्रा में है। तो वो क्या करता है, क्योंकि यहाँ पर जबरदस्त पानी यहाँ पर काफी ज्यादा मात्रा में आप लोगों को देखने को मिलता है, इसीलिए इसराइल कहता है कि ये एरिया मेरा है, और यहाँ से काफी ज्यादा पानी के रिसोर्सेज वो अपने देशों में लेकर के भी आता है। इसके अलावा ये है वेस्ट बैंक, जो कि आज का मात्र इसराइल वो क्या बोलते हैं, इसको वेस्ट बैंक बोलते हैं, और ये मात्र आज का पैलेस्टाइन का जो एरिया है वो बचा हुआ है। तो हिस्ट्री क्या है पूरी, क्योंकि किसी भी चीज को जानने के लिए उसकी हिस्ट्री जानना काफी जरूरी है। तो 1948 में जब इसराइल बना, जब जूइसों ने डिक्लेयर किया, इसराइल काफी पहले से आ चुका था नक्शे में, लेकिन जूइस ने डिक्लेयर किया 1948 में कि इसराइल एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन चुकी है पूरी दुनिया के नक्शे पर, अपने आप को इंडिपेंडेंट कंट्री बोला। और उसके चारों तरफ कौन थे, उसके चारों तरफ अरब स्टेट्स थे, और जैसे ही इन्होंने ये बोला तुरंत के तुरंत जो अरब स्टेट थे वो इस पर टूट पड़े। हुआ क्या था कि जब ऑटोमन एम्पायर खत्म हो गया और पूरे के पूरे एरियो पर कहीं ना कहीं किसका कब्जा हो गया, ब्रिटिशर्स का कब्जा हो गया। पहले भी ब्रिटिश का कब्जा था, लेकिन ऑटोमन एम्पायर भी कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता था, जैसे कि टर्की में एग्जिस्ट करता था, बहुत सारे देशों में कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता था। और ये सारे देश किससे घिरे हुए थे, वो कहीं ना कहीं अरब स्टेट से घिरे हुए थे चारों तरफ से, और अरब स्टेट्स ने काफी ज्यादा आक्रमण कर दिया। और जब ये लड़ाई स्टार्ट हो चुकी थी 1948 से ही, और 1967 में जाकर के क्या हुआ, 1967 में जाकर के जब 6 डे वॉर हुई अरब और इसराइल के बीच में, जब 6 डे वॉर हुई, नहीं 1948 से ही लड़ाइयां स्टार्ट हो चुकी थी, लेकिन 1967 में जाकर के ये पीक पर पहुंची और 6 दिन की लड़ाई हुई, और 6 दिन में इसराइल ने कहीं ना कहीं सारे के सारे अरब स्टेटों को हरा दिया। दुनिया के लिए बहुत बड़ा चमत्कार सा हो गया, और कहीं ना कहीं इस लड़ाई को कंट्रोल करने के, लड़ाई होने के बाद इसराइल ने कहीं ना कहीं पैलेस्टाइन का लगभग 50% का एरिया क्या कर लिया, अपने अंदर समा लिया। और कहीं जिनमें और कुछ हालांकि पीछे भी हटा, काफी ज्यादा पूरा का पूरा इसराइल मिस्र का एरिया काफी ज्यादा आ गया था, जॉर्डन का एरिया काफी कब्जा कर लिया था, पूरा पैलेस्टाइन भी कब्जे में कर लिया था। लेकिन यूएन ने काफी ज्यादा हस्तक्षेप करने के बाद जो गाजा स्ट्रिप थी वो इजिप्ट को दे दी, और इसके अलावा भी कुछ वेस्ट बैंक वगैरह का एरिया भी कहीं ना कहीं पैलेस्टाइन को, लेकिन 50% के आसपास वो कहीं ना कहीं उसने टेरिटरी एक्वायर कर ली थी। और ये कहीं ना कहीं 1946 का है, जब कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स ने कहीं ना कहीं इसराइल को कहीं ना कहीं छोटी छोटी जमीनें दी थी। तो इसराइल उस टाइम पे कुछ ऐसा हुआ करता था। इसके अलावा फिर जब यूएन ने कहीं ना कहीं पार्टीशन प्लान किया, तो कहीं ना कहीं इस प्रकार का इसराइल हो गया। आप देख रहे हैं ये व्हाइट में इसराइल है और ग्रीन में पैलेस्टाइन है। और 67 में जब बार हुई 1948 से लेकर 67 तक, हालांकि अरब इस डिक्लेरेशन से काफी खुश नहीं थे, लेकिन उन्होंने मंजूरी में मानना पड़ा, क्योंकि वो एक लूजिंग स्टेट थी, इसलिए उनको हारना पड़ा। ये आप देख रहे हैं ये पूरी है गाजा स्ट्रिप है, जिसको बाद में भी सौंप दिया गया था, किसको सौंप दिया गया था, लेकिन पूरी की पूरी गाजा स्ट्रिप भी नहीं सौंपी गई। आप यहाँ पर देख रहे हैं ये साइन, और ये साइन यहाँ पर नहीं है। 67 के बाद ये साइन भी पूरा का पूरा कहीं ना कहीं किसके हिस्से में चला गया, वो इसराइल के हिस्से में चला गया। और 2012 तक आते आते पूरा का पूरा कहीं ना कहीं ग्रीन आप देख सकते हैं, छोटे छोटे डॉटों में बना हुआ है। ये छोटा छोटा आज का पैलेस्टाइन है, और ये कहीं ना कहीं गाजा स्ट्रिप है। और यहाँ पर लगातार इसराइल काफी ज्यादा, एक तरीके से बोला जाए तो काफी ज्यादा क्रूर व्यवहार लगातार करता रहता है। और इसके अलावा ये है गोलन हाइट्स का एरिया, जिसको भी इसराइल ने कहीं ना कहीं एनेक्स कर रखा है और आज इस पर कब्जा कर रखा है। सीरिया इसको लगातार बार बार अपना एरिया बताता रहता है और क्लेम करता रहता है, और इसराइल को पीछे हटने को बोलता रहता है, लेकिन इसराइल कभी किसी की सुनता नहीं, क्योंकि उस पर पूरा का पूरा साथ किसका है, उसका अमेरिका का देखने को मिलता है। तो बैकग्राउंड हिस्ट्री क्या है, तो बैकग्राउंड हिस्ट्री ये है कि अब इन दोनों रिलेशनों के बीच में बैकग्राउंड हिस्ट्री क्या है। जो ये एग्रीमेंट हुआ है, तो 1971 में जब यूएई का कहीं ना कहीं गठन हुआ, यूएई जब अस्तित्व में आया, तो कहीं ना कहीं यूएसए ने उसको काफी ज्यादा सपोर्ट किया। यूएसए का वो एक परमानेंट अलाई टाइप का बन गया। और सबसे बड़ी समस्या क्या हुई, जब 1967 की ये बार थी, इसमें यूएई तो उस टाइम पर कहीं ना कहीं दुनिया के सामने आया ही नहीं था। लेकिन आगे जाकर के जब गल्फ अरब नेशन बनाया, तो इजराइल कहीं ना कहीं उन्होंने किसका साथ दिया, उन्होंने यूएई ने कहीं ना कहीं उनका पूरा का साथ दिया, और कहीं ना कहीं शेयर एनिमिटी के नाम पर चला। और अब समस्या क्या आ गई है कि कहीं ना कहीं जो इजराइल के और यूएई की जो कॉमन एनिमी हो गए, तो वो कौन है, जो लेबनीज में कहीं ना कहीं हिजबुल्लाह ग्रुप है। तो इन दोनों को यूएई और इजराइल दोनों ही पसंद नहीं करता है, तो ये एक कॉमन हो गया। इसके अलावा जो मुस्लिम ब्रदरहुड है
और मिलिटेंट ग्रुप है जिनमें हमास भी पड़ता है, तो ये दोनों भी कहीं ना कहीं यूएई के सपोर्ट में नहीं है, ये दोनों ईरान के हैं, और वो कहीं ना कहीं ईरान और इसराइल की भी काफ़ी ज़्यादा नहीं बनती है। तो इन दोनों चीज़ों को देखते हुए, और अमेरिका की भी नहीं बनती इसराइल के साथ में, तो इन सब चीज़ों को देखते हुए कहीं ना कहीं यूएई और इसराइल आर्टिकल में साथ में आए हैं, और उन्होंने कहीं ना कहीं जो लेबनान में जो हिजबुल्लाह ग्रुप है उसको कहीं ना कहीं खत्म करने के लिए भी कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि हिजबुल्लाह को भी टैकल करने के लिए ये दोनों देश अब साथ में आए हैं। तो यूएई कौन सा मेंबर बन गया है अब आगे आगे करके, तो यूएई तीसरा मेंबर बन गया है कहीं ना कहीं आफ्टर किसके, आफ्टर जॉर्डन और इजिप्ट की। इजिप्ट ने सबसे पहले कहीं ना कहीं इसराइल को रिकॉग्नाइज किया था 1979 में, और आगे जाकर के जॉर्डन ने भी कहीं ना कहीं 1994 में कहीं ना कहीं इसको जो इसराइल को कहीं ना कहीं रिकॉग्नाइज कर लिया था एज अ कंट्री, और उसके साथ रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर लिया, क्योंकि जॉर्डन एक तरीके से पड़ोसी देश है और जॉर्डन नहीं चाहता था कि इसराइल मेरी टेरिटरी में या मुझ पर आक्रमण करे, क्योंकि जॉर्डन भी 1967 की बार में जबरदस्त तरीके से इसको भी डिफीट देखने को मिली थी, इजिप्ट को भी डिफीट देखने को मिली थी, और इजिप्ट ने कहीं ना कहीं सीख लिया और 1979 में कहीं ना कहीं इसराइल के साथ दोस्ती कर ली। अब इन सब का कहीं ना कहीं यूएई पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो देखिए यूएई पे काफी पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ने वाला है, क्योंकि इसराइल को ज्यादातर देश, यूरोप के ज्यादातर देश रिकॉग्नाइज कर चुके हैं। इससे यूएई में क्या है, एक ऑटोक्रेटिक मतलब वहां पे राजशाही है, तो राजशाही में कहीं ना कहीं इस प्रकार की एक लिबरल पॉलिसी के आपने यूएई इसराइल को रिकॉग्नाइज कर लिया है, तो एक तरीके का वहां पे काफी ज्यादा सहिष्णुता का वातावरण आएगा दुनिया की नजर में। इंटरनेशनल कैंपेन चलाएगा कि देखिए मैं काफी टॉलरेंट कंट्री है हमारी, और हमने इसराइल जैसे देश को जो कि हमारे विचारों से पूरी तरीके से अलग है, हम मिडिल ईस्ट के होते हुए भी हमने उनको रिकॉग्नाइज किया है। और इसी के साथ यूएई कहीं ना कहीं अपना पक्ष भी रख पाएगा कि जो फर्स्ट रीजनल रिकॉग्नाइजेशन रेस है, मतलब जो पूरे के पूरे एरिया में जो पहला कहीं ना कहीं कंट्री बनके उभरा है, गल्फ अरब नेशन का पहला कंट्री है यूएई, जिसने कहीं ना कहीं इसराइल को रिकॉग्नाइज किया है, और उसमें सबसे आगे आ गया है। और आने वाले देशों में आने वाले टाइम में आप देखेंगे सऊदी अरेबिया भी जहां तक हो सकता है जल्दी, सऊदी अरेबिया और इसी के साथ कुवैत वगैरह देश भी कहीं ना कहीं जल्दी ही अब आपको देखने को मिलेंगे कि ये लोग भी इसराइल को रिकॉग्नाइज करेंगे। और इसी के साथ इसराइल पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो इसराइल में देखिए अभी नेतन्याहू की काफी ज्यादा पोजीशन खराब चल रही है। अभी हाल ही में इसराइल में जबरदस्त तरीके के वहां पे काफी ज्यादा राइट्स भी देखने को मिले हैं, तो इन सबको देखते हुए क्या हो सकता है कि अभी वहां पर मोस्ट पॉसिबिलिटी है, क्योंकि वहां पर गवर्नमेंट काफी ज्यादा प्रॉब्लम भी फेस कर रही है ड्यूरिंग कोविड-19, और इस काफी जल्दी वहां पर दोबारा इलेक्शन भी होने की संभावना है, क्योंकि वहां पर जो सरकार बनी हुई है वो मिली-जुली सरकार बनी हुई है, और जहां तक है जैसे ही कोरोना इम्पैक्ट वहां पर कम होगा जल्दी ही वहां पे इलेक्शन करवाए जाएंगे, और इस चीज को काफी ज्यादा तरीके से नेतन्याहू रख सकते हैं वहां पे गवर्नमेंट के सामने कि देखिए मैंने इसराइल यूएई को भी मना लिया है कि वो हमें इम्पैक्ट कहीं ना कहीं रिकॉग्नाइज करें, और इसराइल के सामने सबसे बड़ी बात है रिकॉग्नाइजेशन की ही सबसे बड़ी बात है। हालांकि इंडिया इसको रिकॉग्नाइज कर चुका है, 1949 में ही इंडिया ने इसराइल को रिकॉग्नाइज कर लिया था, और इसराइल और अमेरिका, इसराइल और इंडिया कहीं ना कहीं ऑफिशियली 1993 में कहीं ना कहीं साथ तब से साथ में लगातार है, और डिप्लोमेटिक टाइज भी हैं हमारे काफी ज्यादा, और प्रधानमंत्री मोदी कहीं ना कहीं इसराइल जाने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री भी बने हैं। इसके अलावा यूएसए पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो यूएसए में भी आपको पता है भी नवंबर में चुनाव है, और डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा कहीं ना कहीं इसको ट्वीट करके दुनिया को जानकारी दी गई, ना नेतन्याहू ने जानकारी दी दुनिया को सबसे पहले, ना ही यूएई के क्राउन प्रिंस ने दी दुनिया को जानकारी दी, किसके द्वारा, डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा ये जानकारी मिली कि इजराइल और यूएई साथ में आ चुके हैं। तो कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप इसको अपनी जीत बता रहे हैं, और काफी ज्यादा डिप्लोमेटिक विन के रूप में काफी ज्यादा बता रहे हैं। लेकिन जो वहां के राजनीतिक विश्लेषक हैं वो कह रहे हैं कि देखिए ना तो इन्होंने अफगानिस्तान में जो बाढ़ चल रही थी उसको समाप्त कर पाए, ना ही जो इसराइल और पैलेस्टाइन के बीच में जो इशू चल रहा है ना ही उसको कंप्लीटली वो क्या कर पाए, खत्म कर पाए, और उनके बीच में पीस एग्रीमेंट साइन नहीं करा पाए हैं आज तक, ना तो इसराइल के बीच में। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये उन दोनों के आपसी रिश्ते हैं, इसमें अमेरिका का कोई बहुत बड़ा योगदान देखने को हमें नहीं मिलता है। उनकी जो परिस्थितियां हैं, जो वहाँ के कंट्रोल हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि हमास ग्रुप हुआ, हिजबुल्लाह ग्रुप हुआ, मुस्लिम ब्रदरहुड हो गई, तो ये सारे ग्रुप कहीं ना कहीं उनकी जो कॉमन एनिमिटी की जो पॉलिसीज होती हैं कि उनके मेरा दुश्मन तेरा दुश्मन वाली, कि दोनों के अगर एनिमी सेम है तो कहीं ना कहीं दोनों लोग पास में आ जाते हैं उस एनिमी से लड़ने के लिए। तो वहाँ की जो लोकल कंडीशंस को ज्यादा वहाँ के डिप्लोमेटिक लोग बता रहे हैं, ना कि इसको डोनाल्ड ट्रंप की जीत बता रहे हैं। तो जो भी है इसका इनको फायदा मिलता है डोनाल्ड ट्रंप को कि नहीं मिलता है, तो आने वाले चुनावों में पता चल ही जाएगा। अब देखिए पैलेस्टाइन के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है इसका,
तो पैलेस्टाइन के ऊपर भी काफी ज्यादा एक उनके लिए एक अजीब सी सिचुएशन हो गई है। ये बिन सिचुएशन भी हो गई है और सेटबैक सिचुएशन भी हो गई है, क्योंकि पैलेस्टाइन का जो स्टैंड है वो कहीं ना कहीं जो 1948 के टाइम पे जो पैलेस्टाइन था उसका उनका स्टैंड है कि हमें पूरा का पूरा कहीं ना कहीं पैलेस्टाइन वापस चाहिए। और इंडिया भी कहीं ना कहीं टू नेशन थ्योरी की बात करता रहता है कि इंडिया ने कहा है कि टू नेशन थ्योरी आप अपना अपना हिस्सा बांट लीजिए, लेकिन इजराइल और पैलेस्टाइन दोनों ही इस चीज को तैयार नहीं है। तो पैलेस्टाइन के लिए काफी बड़ा सेटबैक भी हो सकता है और विन सिचुएशन भी हो सकती है, क्योंकि इन दोनों की जो एग्रीमेंट है उसमें यह कहा गया है कि अब इजराइल और ज्यादा पैलेस्टाइन की जो लैंड है उसकी जो टेरिटरी है उसको एनेक्स नहीं करेगा। तो इजराइल के लिए पैलेस्टीन के लिए एक एक जीत भी बोल सकते हैं और एक काफी ज्यादा धक्का भी बोल सकते हैं, क्योंकि जो पैलेस्टाइन का जो मूवमेंट चल रहा है वो पूरी तरीके से जो अरब वर्ल्ड है उसके दम पर ही चल रहा है। और अब इन सबसे आगे जाकर के अब इनके इजराइल और काफी ज्यादा पैलेस्टाइन के बीच में अब किस प्रकार के रिलेशन होंगे, उनके दोनों के बीच में रिलेशन सुधरते हैं कि सुधरते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अब इस डील के बारे में क्या है नया, तो ये काफी हिस्टोरिक मूवमेंट हो सकता है पूरे के पूरे मिडिल ईस्ट के लिए, क्योंकि अगर मिडिल ईस्ट में शांति रहती है तो मिडिल ईस्ट की शांति से काफी ज्यादा दुनिया में शांति रहती है। क्योंकि अगर मिडिल ईस्ट में आग लग जाती, जैसे 1990 में गल्फ वॉर हो गई थी, तो गल्फ वॉर से क्या हुआ था, दुनिया भर में ऑयल के जो प्राइस है वो ऑल टाइम हाई पर चले गए थे और पूरी दुनिया में महंगाई बुरी तरीके से लोगों को परेशान कर रही थी। तो अगर मिडिल ईस्ट में शांति रहती है तो पूरी दुनिया के लिए कहीं ना कहीं ये शांति के लिए जरूरी है, क्योंकि इससे ऑयल के प्राइसेस हैं वो काफी ज्यादा कंट्रोल में रहते हैं और तेल के प्राइसेस में आग नहीं लगती है। तो इसीलिए मिडिल ईस्ट में शांति रहना दुनिया के लिए काफी अच्छा बताया जाता है, क्योंकि वहां से ही ऑयल का जो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है वो पूरा पूरा मिडिल ईस्ट से ही होता है। और तेल को बेच करके ही जो मिडिल ईस्ट की जो आज कंट्रियां बनी हुई हैं ये अमीर कंट्रियां आज के डेट में हो चुकी हैं, वरना बहुत गरीब कंट्रियां हो गई थी, क्योंकि कबीले होते थे और तेल को बेच करके ही इन्होंने काफी ज्यादा जो अपने वहां पर काफी ज्यादा सब्सिडाइज सारी चीजें कर रखी हैं और सस्ती कर रखी हैं, क्योंकि तेल का प्रोडक्शन मास लेवल पर होता है। और इसके अलावा जो मिडिल ईस्ट में और भी ज्यादा अब डायनामिक जो भी सोसाइटीज हैं वो काफी ज्यादा एडवांस इकोनॉमिक विल ट्रांसफॉर्म द रीजन, काफी ज्यादा रीजन में अब क्या होगा, ट्रांसफॉर्मेशन आने की उम्मीद बताई जा रही है। क्योंकि इसके आने के बाद अब जो एक डोमिनो इफेक्ट बोलते हैं कि क्योंकि अब यूएई गिरा है तो हो सकता है आने वाले टाइम में सऊदी अरबिया गिर जाए और भी देश गिर जाए, और इसके अलावा काफी ज्यादा इकोनॉमिक, अब देखिए ज्यादातर कंट्रियां, आपको पता होगा कि जो ऑयल की डिमांड है फ्यूचर में होने वाली है खत्म, क्योंकि ज्यादातर जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं तो वो आने की संभावना बनी हुई है। तो इसी के देखते हुए कि इजराइल, यूएई हुए, सऊदी अरबिया हुए, कुवैत हुए, कतर हुए, तो ये सारे देश काफी ज्यादा चिंतित हैं। तो इसी को देखते हुए वो अपनी इकोनॉमी को लगातार ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, ऑयल से को छोड़ करके वो अन्य चीजों में आगे बढ़ना चाहते हैं और इनोवेशन और टेक्नोलॉजी की तरफ ध्यान देना चाहते हैं। और इसके लिए काफी, और टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के लिए इजराइल जैसी कंट्रियां काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो इसी को देखते हुए वो काफी ज्यादा सोच रहे हैं कि पीपल टू पीपल रिलेशन को बढ़ाया जाए, इजराइल और अरब देशों के साथ कोऑलिशन को बढ़ाया जाए, जिससे कहीं ना कहीं इनोवेशन और टेक्नोलॉजी जो हमारे देशों को जरूरत है वो हम लोगों को मिल सके। तो अब देखिए, अब ये तो यूएई ने, और एक सेकेंड, यूएई ने, ये यूएई है और इजराइल, ये इजराइल है, तो इन दोनों ने तो अपने रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग कर ली है। तो इसका इस रीजन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो देखिए टर्की ने अपना रिएक्शन दे दिया है, उसने कहीं ना कहीं यूएई को थ्रेटन भी किया है कि आप अपना रिलेशन जल्दी से खत्म कर दीजिए, वरना हम कहीं ना कहीं आप लोगों के साथ डिप्लोमेटिक टाइज हम तोड़ देंगे। इसके अलावा सऊदी अरबिया भी चुप है, पाकिस्तान चुप है, अभी रशिया भी चुप है। हालांकि चीन ने, अब देखिए चीन और भारत ने भी इसका वेलकम किया है और चीन ने भी वेलकम किया है और अमेरिका ने भी वेलकम किया है, इसके अलावा बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज ने भी वेलकम किया है। तो देखिए भारत, चाइना और अमेरिका आज इस मैटर पर एक साथ खड़े हुए हैं, जबकि भारत, चाइना और अमेरिका तीनों देश, अमेरिका चाइना के साथ और भारत भी चाइना के साथ, इन लोगों के लगातार रिश्ते खराब हुए पड़े हैं। इसके अलावा रशिया ने कुछ नहीं बोला इन मैटरों पे, रशिया भी चुप है, बहुत सारे देश चुप हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो टर्की के जो प्रेसिडेंट है एर्डोगान, उन्होंने काफी ज्यादा बोल्ड रिएक्शन दिया है और उन्होंने यूएई को थ्रेटन किया है कि हम आपके साथ संबंध तोड़ देंगे। अभी तक सिर्फ टर्की ही बोलने वाला एक कंट्री बना हुआ है। इसके अलावा अजरबैजान ने भी थोड़ी बहुत आंखें दिखाई हैं, लेकिन इनका ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। टर्की भी आज की डेट में लगातार आइसोलेशन की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि भारत से भी इसके रिश्ते खराब हो रहे हैं, चीन से भी खराब हो रहे हैं, अमेरिका से हैं ही, पूरे के पूरे यूरोप से भी खराब होने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि एर्दोगान ने कहीं ना कहीं वहां पे डेमोक्रेसी को खत्म करने का काम
कहीं ना कहीं किया है। तो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं इसी प्रकार के किसी अनइंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। धन्यवाद।